मित्रों, आप सभी का स्वागत है देवप्रयागम आईएएस डीपीआईएस में। और यूपी पीसीएस एवं समीक्षा अधिकारी की एमसीक्यू श्रृंखला के तहत आज आगे चलेंगे। आज श्रृंखला की चौथी कड़ी होगी और जिसमें हम बहुत खास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 में और समीक्षा अधिकारी 2025 में आने जा रहे हैं। वो श्रृंखला कंटिन्यू है, ये श्रृंखला आपकी परीक्षा तक कंटिन्यू चलेगी। इसी श्रृंखला के अंतर्गत हम आपको सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ अपडेट्स पर चर्चा कर लें। ये अपडेट्स है लोक सेवा आयोग के लिए, और इसमें सबसे पहले जो अपडेट्स है वो हम यूपीएससी पर चर्चा करेंगे। और जो अध्याचन है, आपको मैं बताऊं, एक यूपीएससी की एक बड़ी महत्वपूर्ण वैकेंसी होती है ईपीएफओ के लिए, एपीएफसी और ईओएओ। बहुत शानदार वैकेंसी होती है और जानकारी ये प्राप्त हुई है कि इसके जो अध्याचन है बहुत जल्दी यूपीएससी के पास पहुंच जाएंगे। अध्याचन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन श्रम मंत्रालय के अंतर्गत, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के अंतर्गत इस अध्याचन को तैयार कर लिया गया है और ये शीघ्र यूपीएससी को भेजा जाने वाला है। अब जैसे ही विज्ञापन अध्याचन वहां पहुंच जाएगा, यूपीएससी इसकी वैकेंसी को ओपन कर देगा, इसका विज्ञापन जारी कर देगा। और विज्ञापन कब जारी किया जाएगा, इसे जारी करने की उम्मीद जो है जुलाई अगस्त में है। अगर ये जून में पहुंच जाता है तो जुलाई अगस्त में जारी हो जाएगा। मतलब अब जुलाई और अगस्त मान करके चलिए कि इन 2 महीनों में एपीएफसी का और ईओएओ का विज्ञापन पहुंच जाएगा। तो ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। और जानते हैं कि एपीएफसी बहुत शानदार नौकरी होती है। भारत सरकार के अंतर्गत, श्रम मंत्रालय के अंतर्गत एक राजपत्रित पद होता है, जिस राजपत्रित पद पर आप बहुत शानदार और केवल 2 चरणीय परीक्षा देकर के आप पहुंच सकते हैं। यूपीएससी के इस परीक्षा में, एपीएफसी में हमने पिछली बार भी चर्चा किया है और हमने इसकी क्लासेस पिछली बार भी चलाई थी, इस बार भी हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं। जैसे ही कुछ लोगों का, आप लोगों का एनरोलमेंट भी हुआ है और स्पेशल क्लासेस के साथ ये शुरू हो रही हैं। आप इस क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, मात्र 5 से 6 महीने का समय मिलेगा। अगर आप देखेंगे तो वैकेंसी आने के 5 से 6 महीने के बाद इस परीक्षा को करवाया जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग की शानदार परीक्षा है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। तो प्रोविडेंट फंड कमिश्नर आप समझिए राजपत्रित पद है, 5400 पे ग्रेड की पोस्ट है और केवल 2 चरणीय परीक्षा होती है। केवल प्रारंभिक परीक्षा होती है, यानी एमसीक्यू आधारित, यानी कि बहुविकल्पीय आधारित पहला एग्जाम होता है और उसमें सीधे इसका इंटरव्यू हो जाता है। आप अगर इसके बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर आप जाइए, वहाँ पर प्ले लिस्ट में देखेंगे तो आपको इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। आप ज़रूर इसके बारे में पूरा सर्च करें। आप देखेंगे कि इसमें रहता क्या है और इससे संबंधित सारी जानकारी आपको हमारे इस पर पेज पर मिल जाएगी। तो आप वहाँ से सारी जानकारी प्राप्त करें और इसकी प्रिपरेशन को आप आगे बढ़ा दें। अगर आप यूपीएससी पर आप टारगेटेड हैं तो यूपीएससी में आपका केवल सामान्य अध्ययन ही रहेगा इसमें। हाँ, इसके में थोड़ा-सा इंग्लिश ग्रामर आ जाता है। इंग्लिश ग्रामर की वजह से थोड़ा-सा आप लोग विशेष तौर पर हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग भागने लगते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरिट इतनी रहती है कि अगर आपका जीएस स्ट्रांग हो जाता है, जीएस अगर आप अच्छा कर लेते हैं और इंग्लिश में आप कुछ क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट भी कर लेंगे तो भी आप क्वालीफाई कर जाएँगे। और क्वालीफाई करने के बाद आपका जो परिणाम होगा, अंतिम रूप से जो आपका परिणाम होगा, आप समझ रहे हैं कि उसमें आपको इंटरव्यू बेस, इंटरव्यू में आप 100% अच्छा करके और क्या कर सकते हैं, आप इसको क्वालीफाई कर सकते हैं। बहुत ही शानदार नौकरी है आपकी। यहाँ पर 2 वैकेंसी होती है, एक होती है एपीएफसी होती है, दूसरा ईओएओ होती है, ठीक है? ये दोनों वैकेंसी इसी में होती है, शानदार वैकेंसी होती है। लेकिन अब एपीएफसी का तो कोई विकल्प ही नहीं है। एपीएफसी तो समझ लीजिए कि आपकी जिला स्तरीय पोस्ट होती है और आपके जिले में इस जिले के अंतर्गत जहाँ पर आपकी पोस्ट होती है उसमें कई जिले आते हैं। जैसे मान लिया प्रयागराज में अगर ईपीएफसी का कार्यालय है, वहाँ पर आपके ईपीएफसी के अधीन जो है कई जिले आ जाते हैं। जैसे मान लिया प्रतापगढ़ आ गया या आपका इधर बांदा आ गया, इधर आपका जो चित्रकूट आ गया, ये कई जिले इनके क्षेत्र में आ जाते हैं।
बहुत ही शानदार नौकरी होती है कहने के लिए। भले इसमें असिस्टेंट लगा हुआ है, लेकिन असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर लिखा है। शुरू में तो असिस्टेंट लिखा है, लेकिन लास्ट में कमिश्नर लिखा हुआ है। तो निश्चित रूप से बहुत ही शानदार नौकरी है और इस विभाग में इस पद पर आकर के और अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। आपको आगे इसमें प्रमोशन के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। आप जो है एपीएफसी के बाद आप आरपीएफसी बनते हैं और इसमें प्रमोशन बहुत तेज़ी से भी होता है। तो आप तेज़ी से क्या कर सकते हैं, अपने करियर को आगे अपग्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए आपके लिए एपीएफसी बहुत ही शानदार पोस्ट है। आप अपने दिमाग में इस चीज़ को बैठा लीजिए, माइंड मेकअप कर लीजिए, इसकी प्रिपरेशन को आगे करने का प्रयास कीजिए और हमारे साथ इस प्रिपरेशन को आप करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। क्योंकि जितने भी स्पेशल जो आपके इसके सिलेबस हैं, जैसे आपका हो गया जो आपका श्रमिक कानून हो गए, ठीक है? लेबर लॉज़ हो गए, आपकी ऑडिटिंग, अकाउंटिंग हो गई, ठीक है? आपका सोशल रिलेशन हो गया। ये जितने भी इस तरीके से स्पेशल पोस्ट वाले हैं, वो आपको शानदार तरीके से एक साथ एक जगह पर सारे नोट्स, सारी क्लास हमारी आपको मिल जाएगी। यहाँ से अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। बाकी आपकी जीएस का आपका पॉलिटी रहेगा, आपका हिस्ट्री रहेगा, आपका ज्योग्राफी रहेगा, आपका इकोनॉमी रहेगा, आपका करंट अफेयर्स रहेगा। ये भी आप हमारी रेगुलर क्लास के साथ आप इसको ले सकते हैं। तो आपके लिए एक बड़ी अपॉर्च्युनिटी एपीएफसी दे रहा है। तो आप ज़रूर एपीएफसी के इस वैकेंसी के लिए आप तैयार रहें। विज्ञापन तो आ ही जाएगा जुलाई अगस्त में, लेकिन आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो ये रहा है टेट यूपीएससी से और ईपीएफओ और एपीएफओ के अंतर्गत एपीएफसी और ईओ के अंतर्गत। तो ये वैकेंसी आपके लिए एक शानदार हो सकती है। 2026 में आपको इसमें सिलेक्शन फाइनली दिला सकती है। ठीक है? अब दूसरे पर हम आए, आप लोग लगातार पूछ रहे हैं एआर के लिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार, राज्य विश्वविद्यालय का असिस्टेंट रजिस्ट्रार और इसके साक्षात्कार आपके जुलाई में होने हैं और इसका मूल्यांकन चल रहा है और इसका परिणाम आपका जुलाई में आ जाएगा और जुलाई में इसके इंटरव्यू भी हो जाएँगे। ये भी आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। लगे रहिए आप लोग लगातार, आप लोगों के फ़ोन में मैसेज सब आते रहते हैं ग्रुप पर। तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्च्युनिटी और अच्छी न्यूज़ भी है कि जुलाई में इसका परिणाम आ जाएगा। आप उसके लिए तैयार रहें। अपने इंटरव्यू के लिए आप माइंड मेकअप करते रहें और वैसे भी इंटरव्यू की क्लासेस कंटिन्यू है। आप हमारे इंटरव्यू की क्लासेस के साथ भी यहाँ जुड़ करके और अपनी कंटिन्यूटी को बना सकते हैं, अपने आप को अपडेट बनाए रख सकते हैं इसके साथ। तो बिल्कुल मिस मत कीजिए। अगर आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार बनना चाहते हैं, अपने इंटरव्यू को भी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, इंटरव्यू गाइडेंस प्रॉपर्ली आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप मिस मत कीजिए और आइए इस क्लास के साथ जुड़िए। फिर आपका रजिस्ट्रार जानते हैं कि 4 पद रजिस्ट्रार के लिए आए हैं। 4 पद रजिस्ट्रार के लिए जो आए हैं उसका इंटरव्यू बस होने जा रहा है। इसके परिणाम बस इसके नोटिफ़िकेशन, इसके इंटरव्यू का नोटिफ़िकेशन बस अगले हफ्ते तक आ जाएगा। कि इसमें कुछ अर्हता से संबंधित कुछ स्पेशल पोस्ट के जानकारी माँगी गई थी और उच्च शिक्षा विभाग से निदेशालय से भी इसको जो पत्राचार किया गया था वहाँ से भी ये रजिस्ट्रार के लिए भी आपको तत्काल मिलने जा रहा है इंटरव्यू। जो लोग इसके अभ्यर्थी हैं वो भी हमारी क्लास के साथ जुड़ सकते हैं क्योंकि इंटरव्यू रजिस्ट्रार के लिए भी इंटरव्यू हमारा चल रहा है। तो रजिस्ट्रार के आप सभी अभ्यर्थी भी जुड़ करके और अच्छा कर सकते हैं। तो आइए बिल्कुल मिस कीजिए अपने इन दोनों जो है साक्षात्कार हेतु इन पदों के लिए, क्योंकि साक्षात्कार आपको एक बेहतरीन अवसर प्रदान करता है। अब देखिए परीक्षाओं के लिए, आगामी विज्ञापन के लिए लोक सेवा आयोग इन सारे विज्ञापन के लिए रेडी है। हमने जो पहले बताया कि जीआईसी प्रवक्ता और आपका एलटी ग्रेड ये वैकेंसी आनी है तो आनी है। जीआईसी, जीडीसी, जीडीसी प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीडीसी इसकी वैकेंसी आनी है और ये सब और इसकी वैकेंसी, ये 3 वैकेंसी लोक सेवा आयोग बहुत जल्दी जारी करेगा। विज्ञापन इसका मान करके चलिए बहुत लेट करेंगे तो ये जुलाई तक ज़रूर दे देंगे। इनके जुलाई और अगस्त तक ये सभी वैकेंसी आ जाएँगी, सबके विज्ञापन आ जाएँगे, भले ही उसकी परीक्षा 2025 में हो, लेकिन विज्ञापन दे देंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा निराशा मत लेकर के आइए, आप लोग आशावान बने रहिए, निश्चित रूप से इसमें मिलेगा
बाकी 2 वैकेंसी आपकी पीसीएसजे की और एपीयू की भी। पीसीएसजे में तो अभी आपने देखा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आदेश दिया गया है, जिसके तहत अब 3 साल के लिए रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य कर दिया गया है, उसी को अपग्रेड करने के साथ ही इसका विज्ञापन जारी किया जा रहा है। साथ ही साथ एपीओ अभी, लेकिन एपीओ के विज्ञापन आने में थोड़ा-सा विलंब है। ये विज्ञापन आपका जुलाई अगस्त तक आ जाएगा। आप लोग जो पीसीएसजे से जुड़े हुए हैं, जो एपीओ से जुड़े हुए हैं, वो लोग बिल्कुल रेडी रहें। लोक सेवा आयोग की इन तैयारियों पर अपना ध्यान बनाए रखें। अपना अपनी ऊर्जा को केंद्रित किए रहें, पॉजिटिव बने रहें, सकारात्मक बने रहें और हताश मत हो, निराश न हो। क्यों? क्योंकि परिस्थितियाँ प्रतिकूल हैं, लेकिन परिस्थितियाँ जब अनुकूल हो जाएँगी तो अपने आप को इतना ऊर्जावान बनाए रखिए कि अनुकूल हो रही परिस्थिति का तुरंत लाभ उठा लीजिए। इसलिए लगे रहिए, डटे रहिए और हताश मत होइए। यही और जुड़े रहिए किससे? डीपीआईएस के। डीपीआईएस से जुड़े रहेंगे तो आपको सब अपडेट मिलता रहेगा। डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही इन सभी पर आपको जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है मित्रों? और बहुत जल्दी आपको अब एपीएस के रिजल्ट पर भी अपडेट्स देंगे। इसलिए आप डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। एपीएस एपीएस जो आपका अपर निजी सचिव है उसका परिणाम, उसका जो स्किल टेस्ट था, ठीक है? तो उसके बारे में अपडेट करके आपको जानकारी देंगे, यथाशीघ्र देंगे। चलिए फिलहाल शुरुआत करते हैं हम अपने श्रृंखला को, और ये श्रृंखला है, आपको मैं बता दूं, ये श्रृंखला आपकी चौथी श्रृंखला है और 10-10 प्रश्न का जो ये दिया जा रहा है टारगेट, और ये बजट का ये अंतिम है। अगर आप बजट को देखेंगे, बजट का ये अंतिम है, यूपी बजट। यूपी बजट की अंतिम क्लास है और इसमें लगभग हमने 40 प्रश्न का सेट आपको दे दिया है। 40 प्रश्न देते हैं, इसके आधार पर आप और भी प्रश्नों को बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जानिए, आपको 2 से 3 प्रश्न यहाँ से मिल जाने चाहिए। 2 से 3 प्रश्न आपके यूपी पीसीएस में या फिर आरओ में आपको मिल जाएंगे। आपको इसके लिए लगातार जुड़े रहना है डीपीआईएस के साथ, क्योंकि हम इसके साथ ही ये कंटिन्यूटी या श्रृंखला बनाए रखेंगे। भारत सरकार के बजट पर जो है आपको ये सारे मटेरियल मिलेंगे। उसके बाद फिर करंट अफेयर्स में जनवरी से लेकर के और अपडेट यूपीपीसीएस के लिए अपडेट अगस्त तक का, और समीक्षा अधिकारी के लिए आपका जो है जून तक का जो अपडेट है वो आपको मिलता रहेगा। इस अपडेट के अंतर्गत आप देखेंगे कि खेल समसामयिकी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सभी प्रकार के सूचकांक के जितने भी हैं, उससे जुड़े जो एमसीक्यू प्रश्न बन सकते हैं, सभी संभावित प्रश्नों को हम जो है टॉपिक वाइज आपको उपलब्ध करा रहे हैं। हाँ, प्रश्नों की संख्या भी इसमें तेजी से बढ़ाई जा सकती है। अभी फिलहाल इसमें 10-10 प्रश्नों की श्रृंखला है, ये श्रृंखला और बढ़ाई जा सकती है, लेकिन ये तभी लाभ होगा जब आप डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को तुरंत अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। इसलिए क्लास को शुरू करने से पहले सबसे पहले आप क्या करें? सब्सक्राइब कर लें, तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है? और सब्सक्राइब करके आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और इसके बारे में अपने फीडबैक भी देते रहें। इस क्लास की जो फीडबैक है उसको ज़रूर हमें बताते रहें, सुधार जो उसको भी बताते रहें। सबको जो है स्वीकार्य रहेगा और आगे भी उसको आगे बढ़ाया जाएगा। चलिए आते हैं, देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से गलत कथन का चुनाव करें। देखिए, जब आप पेपर दे रहे होते हैं तो आपकी जो मिस्टेक होती है ना, मिस्टेक से आपके कम से कम 4 से 5 प्रश्न गलत हो जाते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है कि मिस्टेक को सुधारिए, मानवीय भूल को सुधारिए। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न यहाँ था, निम्न में से गलत कथन का चुनाव करें। अब आप गलत कथन की जगह सही कथन पढ़ जाते हैं, निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव करें। ठीक है? तो ये प्रश्न भी गलत हो जाता है, पढ़ते समय भी गलतियाँ हो जाती हैं, इसलिए निम्न में से गलत कथन का चुनाव करें। जो गलत कथन का, यूपी बजट 2025-26 में सीएम सामूहिक विवाह योजना 550 करोड़, इसके लिए जो आवंटन किया गया है, किस योजना के लिए कितना आवंटन किया गया है, इसमें दिया गया है। सीएम ग्राम योजना के लिए 50 करोड़, निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए 5000 करोड़, वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए 8105 करोड़। तो ये अलग अलग दिया गया है। ठीक है? अब आप देखेंगे कि इसमें कितना कितना, तो यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है, बनता भी है, पिछले पेपरों में पूछे भी गए हैं। इसलिए जिन जिन योजनाओं पर जितना जितना आवंटन किया गया है, ठीक है, उनको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप देवप्रयागम आईएएस डीपीआईएस के साथ
आप जुड़ करके और आप अपना देवप्रयाग MIS ऐप से जुड़ करके आप इसकी पूरी क्लास को और उसको भी ले सकते हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न हो जाएगा, कहता कौन सा कथन गलत है? अब देखिए ये बिल्कुल सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही। इसमें गलत कौन-सा है? ये है। इसमें लगभग 2900 करोड़ रुपए 2900 करोड़ रुपए इसमें दिए गए हैं, ठीक है? तो कितना 5000 करोड़ है तो ये बहुत अधिक है। 5000 करोड़ किसी योजना में दिया ही नहीं जा सकता, वैसे भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है? 500 करोड़ लिख दिया जाएगा तो भी 2900 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा ये आपका क्या है? गलत है, ठीक है? से गलत कथन का चुनाव कीजिए, सी क्या है आपका? गलत कथन है, ठीक है? सी आपका गलत कथन, तो ये पहला प्रश्न हो गया। कभी-कभी आपको मान लिया फैक्ट से नहीं याद रहता तो आप कभी-कभी वास्तविकता पर आ जाइए, तुक्का जो से लगाने की बात करते हैं, एक सटीक तुक्का लगाइए। मान लिया आपने पढ़ा और आपको बजटीय आवंटन याद नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं कि सीएम सामूहिक योजना में 550 करोड़ रुपए सरकार ने आवंटित किया है जिसके लिए इतना रखा जाएगा। तो ये हो सकता है मान लिया आप नहीं जानते, याद नहीं है, ये हो सकता है। सीएम ग्रामीण योजना के लिए 50 करोड़ हो सकता है, इसके लिए इतना हो सकता है, लेकिन इस योजना के लिए इतना कैसे होगा? 5000 करोड़ बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए यही आप टिक लगा दीजिए, ठीक है? ये आपका हो जाएगा। तो ये आपका होगा पहला प्रश्न, इसमें आंसर क्या है आपका? सी सही है, ये गलत है, ठीक है? ऐसे प्रश्नों पर आपको ध्यान देना है, ऐसे प्रश्नों पर आप क्या करें? अपनी एक कमांड बनाए रखें। इसी कमांड से क्या कर सकते हैं? इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। आते हैं दूसरे प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न को देखिए, प्रश्न है मुख्यमंत्री ये थोड़ा-सा पॉइंट गलत किए हैं, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना है ये। यहाँ पर महाशय ने गलत कर दिया है। ये है सुपोषण योजना है, इन्होंने सुशासन योजना लिख दिया है। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, ठीक है? मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। देखिए पहले प्रश्न में क्या था? गलत कथन का चयन कीजिए, यहाँ सही कथन का चयन कीजिए। ये योजना 2 मई 2025 को घोषणा की गई है मुख्यमंत्री यूपी के मुख्यमंत्री द्वारा। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 मई 2025 को मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की घोषणा की है, ठीक है? अब मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, क्या है ये? मुख्यमंत्री सुपोषण योजना में कहा गया है कि 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए सुबह का पौष्टिक भोजन उनको कहाँ मिलेगा? आंगनवाड़ी केंद्रों से दिया जाएगा। जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जो वहाँ पर बच्चे एनरोल्ड हैं, उद्देश्य ये भी है कि यहाँ पर एनरोल्ड बढ़ाना, आप उस पर बच्चों का नामांकन बढ़ाना, साथ ही साथ उन्हें पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना। लेकिन आप जानते हैं इसकी क्या स्थिति है, कितनी दुर्दशा है आंगनवाड़ियों की। आंगनवाड़ी केंद्र में काम करने वाले जो वो होती हैं, वहाँ जो काम करने वाली अभिनेत्रियाँ होती हैं, उसको अगर आप देखें, तो सारा भोजन क्या करती हैं? उठा ले जाती हैं। आपके जो सीडीपीओ महोदय होते हैं और जो इनके कर्मचारी होते हैं, वो इसमें घोर अन्याय करते हैं। ठीक है? शायद किसी आंगनवाड़ी केंद्र में सारी योजनाओं का लाभ बच्चों को मिल रहा हो। ठीक है? ये सब उठा ले जाते हैं लोग, इसलिए थोड़ा-सा यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ठीक है? इस योजना 3 से 6 वर्ष के बच्चों में सुबह का पौष्टिक भोजन दिया जाएगा, ये भी सही है। विकल्प तो ये भी सही है, विकल्प आपका ये भी सही, विकल्प आपका ये भी सही है। इसके तहत सभी जिलों में शासन इकाई क्या बनाई जाएगी? शासन इकाई स्थापित होगी, ये है। तो तीनों विकल्प सही है। ठीक है? विकल्प क्या है? 1 और 3 सही है, 2 और 3 सही, 1, 2, 3 सही, तो आपका विकल्प क्या होगा? 1 और 2 और 3 सही है। ठीक है? तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वेरी इम्पोर्टेंट है, इसमें ध्यान दीजिएगा। मुझे तो लगता है कि यही योजना ही आ जाएगी और यही प्रश्न ही आ जाएगा। ठीक है? तो मुख्यमंत्री सुपोषण योजना को रट लीजिए। ये योजना 2 मई 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की थी। इसमें 3 से 6 वर्षीय याद रखिएगा ज़रूर। यही बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं। 3 से 6 वर्ष। यही क्या है? यही बाल वाटिका की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत यही बाल वाटिका की एज भी है। तो 3 से 6 वर्ष और 6 से 14 वर्ष।
तो हेतु सुबह का पौष्टिक भोजन दिया जाएगा और इसके लिए टेक होम राशन इकाइयां स्थापित की जाएंगी। 3 को याद रखिएगा। मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान में सम्मिलित नहीं है, इसमें क्या क्या सम्मिलित नहीं है, ठीक है। अब एक योजना शुरू की गई है बजट 2025-26 में, ठीक है, ये शुरू की गई है बजट 2025-26 में, एक नई योजना शुरू की गई है। नई योजना क्या है? मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान है, ठीक है। इसमें सम्मिलित क्या है क्या नहीं है, इसमें किसको किसको सम्मिलित किया गया है? इसमें सम्मिलित किया गया है सभी संविदा कर्मियों को सम्मिलित किया गया है, सभी आउटसोर्सिंग, ये यहाँ गलत लिखा है, हो जाएगा आउटसोर्सिंग, तो सभी आउटसोर्सिंग कर्मियों को भी इसमें शामिल किया गया है। आउटसोर्सिंग कर्मी इसमें शामिल हैं, सभी संविदा कर्मी इसमें शामिल हैं, ठीक है, ये सभी इसमें शामिल हैं। उसमें कह रहा कौन सा शामिल नहीं है? इसमें पत्रकार बंधु शामिल नहीं है, ये उसका होगा आंसर, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मतलब मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान में ये सभी संविदा कर्मी शामिल है, सभी आउटसोर्सिंग कर्मी शामिल है, लेकिन इसमें पत्रकार शामिल नहीं है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी होगा विकल्प, ठीक है, क्लियर है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखें तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और आप देख रहे हैं डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर ये सुपर एक्सक्लूसिव क्लास देख रहे हैं, जो श्रृंखला है, और ये श्रृंखला की कड़ी में चौथी क्लास है। अगर 3 क्लास आपको नहीं मिली है तो आप यूट्यूब चैनल पर आप प्ले उसमें जाइएगा और उसमें देखेंगे तो आपको ये सभी इसकी पिछली क्लासेस सब आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। इसलिए यूट्यूब चैनल पर जाकर के सर्च कीजिएगा। अगर आप यूपीपीसीएस दे रहे हैं और समीक्षा अधिकारी दे रहे हैं, उनके लिए यही एमसीक्यू क्वेश्चन, बिल्कुल नए प्रकार के प्रश्न जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ऐसे प्रश्नों को बनाया गया है जो बिल्कुल परीक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल नए प्रश्न हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर मिल सकते हैं, इसके लिए आप डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे बढ़िए। चलिए आगे प्रश्न है 2023-24 में उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी की विकास दर रही है, ठीक है। अब देखिए जीएसडीपी की विकास दर यहाँ पर इन्होंने वो कर दिया है, तो चलिए सी को विकल्प बना देते हैं, तो जो विकल्प रहेगा नौ प्रतिशत है। डी विकल्प क्या है? 11.1% है, ये है उत्तर 2023-24 में उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी विकास दर कितनी रही है। ये भी देखें आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश इसमें क्या है, जीएसडीपी विकास के दर में देश में दूसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। तो तेजी से उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी विकास दर है, इसकी विकास दर कितनी रही है? 2024 में उत्तर प्रदेश की आर्थिक विकास दर 11.6% रही है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, 11.6% रही है इसकी जीडीपी विकास दर, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 2023-24 में देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सब रिपोर्ट आई हुई, आरबीआई की रिपोर्ट आई है, इसके तहत दिया गया है। तो प्रश्न है 2023-24 में देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है, ये हिस्सेदारी बढ़कर 9.2% रहेगी, ठीक है। सबसे अधिक देखा जाए तो महाराष्ट्र की है, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश की है। 2023-24 में देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 9.2% हो गई है। अप्रैल 2017 से सितंबर 2024 तक उत्तर प्रदेश में कुल एफडीआई अंतर प्रवाह हुआ है, ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। 36,000 करोड़ रुपए, 14,008 करोड़ रुपए, 10,800 करोड़ रुपए और 15,900 करोड़ रुपए, ये रहा है उत्तर प्रदेश में जीडीपी अंतर प्रवाह की दर रही है। तो अगर देखें इसमें अप्रैल 2017 से सितंबर 2024 तक, यानी
योगी सरकार इसकी जो विकास दर रही है वो 14,008 विकास 14,008 करोड़ रुपए रही है। ये रही इसका इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अप्रैल 2017 से सितंबर 2024 में अंतर प्रवाह हुआ है। ठीक है, 14,008 करोड़ रुपए। अब देखिए, अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है देखिए, वार्षिक श्रम बल सर्वे, वार्षिक श्रम बल सर्वे वार्षिक श्रम बल सर्वे 2023-24 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर रही है 30% रही है, 5.8% रही है, 3.9% रही, 4.7% रही है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस समय बेरोजगारी की दर जो है तेजी से घट रही है। ठीक है, तो ये यहाँ होगा 3.0% होगा, ये होगा। यहाँ 5.8% है, यहाँ 3.9% है, यहाँ 4.7% है। तो वार्षिक संबल सर्वे 2023-24 के अनुसार उत्तर प्रदेश दर कम हो गई है। अब ये देखिए आंकड़े हैं, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में रोजगार बढ़ रहा है, लेकिन रोजगार कहाँ बढ़ रहा है, प्रश्न ये भी उठता है, कहाँ बढ़ रहा है? होमगार्ड की भर्ती हो रही है। ठीक है, होमगार्डों की भर्ती हो रही है। अभी देखिए कुल मिलाकर के आप देखें, जैसे पुलिस में भर्ती तो बहुत हुई, पुलिस की भर्ती देखिए, एसआई की भर्ती, सारी भर्तियां हुई, लेकिन जो मुख्य भर्ती है उसमें अभी बहुत कुछ जो है करना बाकी है। आप देखें काफी कुछ और होना चाहिए था, लेकिन फिलहाल यहाँ जब हम इस बात करते हैं तो रोजगार का मतलब यही नहीं है कि सरकारी रोजगार, रोजगार का मतलब है कि विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो निजी क्षेत्रों में लिए हुए हो रोजगार, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में लिए रहे हों, इन सभी को देखा जाता है। ठीक है, जब इन सभी को देख लेते हैं तो क्या है, तो उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर जो है कम हो जाती है, क्योंकि निजी क्षेत्र में अब पता लगा कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं या इस तरीके से जो ऋण दे करके उनको जो है सशक्तिकरण किया जा रहा है, आर्थिक सशक्तिकरण करके उनको दिया जा रहा है, उनको भी सरकार क्या करती है, उनको भी जोड़ लेती है। जितने लोगों को ऋण दे करके उनको रोजगार उपलब्ध कराया गया, भी जोड़ लिया जाता है। स्किल डेवलपमेंट करके रोजगार निजी क्षेत्र में मिल रहा हो, वो सब इसमें सब शामिल है, लेकिन वास्तव में उसको शामिल नहीं किया जाता है। आप अपने जब सरकारी रोजगार को देखते हैं, ठीक है, ये रिपोर्ट वास्तव में उन सभी रोजगारों को देख रही है, तब उसके आधार पर उत्तर प्रदेश ये रिपोर्ट है, उसके अंतर्गत क्या है, 3.0% है। मतलब इतनी कम हो गई उत्तर प्रदेश में, एक तरह से देखा जाए बेरोजगारी है ही नहीं। अगर इन आंकड़ों को देख लें, उत्तर प्रदेश में कोई बेरोजगारी नहीं है, सब रोजगार से बिल्कुल क्या है, भरे हुए हैं। वैसे भी आप देखते हैं गाँव में आप जाइए और मजदूर ढूँढना शुरू कीजिए तो आपको मजदूर नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि किसी के पास काम की कमी ही नहीं है, काम भरे हुए हैं। फिलहाल जो भी है उसमें बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती है, क्योंकि मामला संवेदनशील है। ऐसे संवेदनशील मामले पर बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती। चलिए आगे आते हैं। उत्तर प्रदेश के संबंध में आयकर रिपोर्ट 2023-24 में सही कथन का चयन कीजिए। अब ये देखिए एसबीआई की रिपोर्ट आई है, आरबीआई की रिपोर्ट आई है, किसकी रिपोर्ट आई है उत्तर प्रदेश के संबंध में। और इस रिपोर्ट में पहली बार ऐसे आंकड़े दिए गए कि उत्तर प्रदेश में आयकर रिपोर्ट में क्या-क्या कहा गया है। आयकर रिटर्न भरने की संख्या में उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, आयकर रिटर्न सबसे अधिक फाइल करने वाले महाराष्ट्र में है, फिर आपके उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो है आयकर रिटर्न, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को, भारत सरकार को इनकम टैक्स यहाँ से ज्यादा प्राप्त होता है। दूसरा है 2023-24 में यूपी से कुल 48,333 करोड़ रुपए की आयकर प्राप्ति हुई है। ठीक है, अब आज जानते हैं आयकर क्या होता है। आयकर होता है जो भारत सरकार के संचित निधि में जमा होता है और वहां से फिर राज्य सरकार के साथ वित्त आयोग की रिपोर्ट पर उनको उसका अंश भी प्रदान किया जाता है। 2022-23 में यूपी में आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या
71.65 लाख रही है। ठीक है? तो ये रहा है 2022-23 में आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या 71.65 लाख रहा, यानी लगभग लगभग 72 लाख लोगों ने फॉर्म वो भरा था, आयकर भरा था। ठीक है? तो इसमें कहें कौन-सा सही है, तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। सभी विकल्प सही हैं, 4 हो जाएगा। ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है आपके साथ। ठीक है? ये प्रश्न भी आपके लिए क्या है? अत्यंत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी कुछ पूछा जा सकता है। तो मित्रों ये सभी क्लास आप देख रहे हैं कहाँ? डीपीआईएस चैनल पर देख रहे हैं, देवप्रयागम आईएएस ऐप पर भी देख रहे हैं। तो ऐसी क्लासेस को डीपीआईएस को देखने के लिए इसको सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। ठीक है? ये प्रश्न आपके जो दिए जा रहे हैं ये आगे आने वाली कई परीक्षाओं के लिए, चाहे आपका यूपीपीसीएस 2025 हो, आपका समीक्षा अधिकारी हो, आपके आने वाली 2025 में जो भी और भी परीक्षाएं होंगी, सभी के लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है। आप उसको जरूर पढ़िए, किसी भी परीक्षा से अगर आप जुड़े हुए हो तो आप जरूर देखिए। ठीक है? जेम पोर्टल आप जानते हैं, जेम पोर्टल जो है बड़ा चर्चित रहता है, क्योंकि सभी प्रकार की जो सरकारी खरीदारी होती है ना, आजकल जेम पोर्टल से ही होती है। ठीक है? तो जेम पोर्टल के तहत देश में सर्वाधिक सरकारी क्रय जो होगा, सरकारी क्रय सरकारी क्रय सरकारी खरीद करने वाला राज्य है। सबसे अधिक खरीद कौन करता है? उत्तर प्रदेश करता है। अगर आप देखें तो जेम पोर्टल के तहत देश में सर्वाधिक सरकारी खरीदारी करने वाला राज्य कौन सा रहा है? ठीक है? तो कौन सा राज्य रहा है? उत्तर प्रदेश रहा। उत्तर प्रदेश सरकार अपने सभी जो खरीदारी करती है, सरकारी खरीदारी, सरकारी कार्यालयों के लिए किसी भी सामान की खरीदारी होगी तो कहाँ से की जाएगी? आपकी जेम पोर्टल से खरीदी जाएगी। ठीक है? जेम पोर्टल को हम लोगों ने खूब अच्छे से पढ़ा, जब हम सहायक रजिस्ट्रार की क्लास ले रहे थे, तो सहायक रजिस्ट्रार की क्लास में आप सभी लोगों को मैंने पढ़ाया है जेम पोर्टल के बारे में। जेम पोर्टल सबसे अधिक कहाँ? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सरकारी खरीदारी की जाती है। ठीक है? ये रहा है। देखिए 2000 बजट होगा, बजट 2025-26 में टाइप करके उल्टा सीधा लोग लिख देते हैं। बजट 2025-26 में धरती आबा बिरसा मुंडा जनजाति, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न सीधे सीधे पूछा भी जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है? धरती आबा बिरसा मुंडा जनजातीय संग्रहालय, बजट 2025-26 में धरती आबा बिरसा मुंडा जनजातीय संग्रहालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। जो बजट रहा है उत्तर प्रदेश सरकार का, इस बजट में इनके लिए प्रावधान किया गया है। ठीक है? तो बिरसा मुंडा जनजातीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। यूपीपीसीएस में समीक्षा अधिकारी सहित किसी भी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, एंट पैट सेट किसी परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। ठीक है? बजट 2025-26 में धरती आबा बिरसा मुंडा जनजातीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? लखीमपुर, सीतापुर नहीं, ये नहीं होगा। श्रावस्ती, ये नहीं होगा। मिर्जापुर सोनभद्र, ये आपका सही होगा। सही विकल्प क्या है? मिर्जापुर सोनभद्र। ठीक है? मिर्जापुर सोनभद्र में जनजातीय संख्या भी अधिक है, और आप जानते हैं कि यहाँ पर यहीं पर धरती आबा बिरसा मुंडा जनजातीय संग्रहालय की स्थापना भी यहीं पर की जा रही है। तो आपका आंसर क्या सही होगा? आपका आंसर सही होगा, सी आंसर सही होगा, मिर्जापुर सोनभद्र। मित्रों ये रहे हैं 40 प्रश्न आपके हो चुके हैं, इस पर हमने चर्चा कर दिया है। लगभग पूरे बजट को हमने इसमें समाहित कर दिया है। आप इस पूरे क्लास को जो लोग नहीं देख पाए हैं, आज आप लोग जो पहली बार देख रहे हैं क्लास को, क्लास देखते समय आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली सारी क्लासेज आपको फटाफट मिलती रहे। आगे आने वाली क्लासेज क्या हैं? यूपीपीसीएस और आरओआरओ का पूरा करंट अफेयर्स रहेगा। यूपीपीसीएस और उसके समीक्षा अधिकारी के लिए हिंदी का भी क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं, उसका टेस्ट ऐसे कराने जा रहे हैं, तो उसको आप पूरा देख लीजिएगा। ये सारी चीजें आपको ये देवप्रयागम आईएएस ऐप पर मिल रही है, डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर मिल रही है। आप यूपीपीसीएस के हमारे नए बैच के साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो यूपीपीसीएस के नए बैचेज हमारे शुरू हुए, जो यूपीपीसीएस 2025 को केंद्रित हैं।
2026-27 के लिए हमारे फाउंडेशन बैच भी प्रारंभ हो रहे हैं। उसके साथ भी जुड़ करके और अच्छा कर सकते हैं। आप आइए, जुड़िए। आपका सबसे विश्वसनीय प्लेटफ़ॉर्म आपका है, सबसे विश्वसनीय संस्थान आपका है देवप्रयागम आईएएस, जहाँ आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की समग्र तैयारी, उसकी रणनीति पूरे ही स्ट्रेटजी के साथ करवाई जाती है। इसलिए आप तुरंत जुड़िए देवप्रयागम आईएएस के साथ, बिना कोई विलंब किए हुए। आप आइए और आज ही जुड़िए और आज ही इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। तो ये रहे हैं आज की क्लास, और फिर अगली क्लास के लिए आप तैयार हो जाइए, जिसमें हम भारत के बजट पर चर्चा करेंगे और भारत के बजट से संबंधित आपको एमसीक्यू क्वेश्चन देंगे। ठीक है? चलिए, तो उसके बाद फिर आ जाएँगे खेल समसामयिकी पर आ जाएँगे, फिर पुरस्कार समसामयिकी पर आ जाएँगे, फिर अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी के एमसीक्यू क्वेश्चन पर आ जाएँगे। क्वेश्चन की संख्या 10 से बढ़ा करके 20-25 डेली कर दी जाएगी। ठीक है? तो आप जुड़े रहिए डीपीआईएस यूट्यूब चैनल के साथ, देवप्रयागम के साथ।